बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद फौद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे और आज हमने चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं अंडर व्हाट कंडीशन टू सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज। हमने यहां पे ये बात बतानी है कि किन कंडीशंस के अंडर दो सोर्सेज ऑफ लाइट कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करते हैं। स्टूडेंट्स, आर्टिकल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोहेरेंट सोर्सेज आर दोज विच आर डिराइव फ्रॉम द सेम सोर्स। ठीक है, ये इनको बनाने का तरीका है कि हम किस तरीके से बनाते हैं। अब जब भी आप एक सोर्स से दो सोर्सेज बनाते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम रहती है और उसमें फेज डिफरेंस की वैल्यू सेम रहती है, विच आर द कंडीशन फॉर द टू कोहेरेंट सोर्सेज। तो हमने यहां पे यही डिस्क्राइब करना है। कहता है कि two sources of light behave as coherent if they have same frequency, जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोमैटिक, और नंबर 2 they must have constant phase difference। तो ये वो कंडीशन है जो कि दो सोर्सेज की अगर सेटिस्फाई होती हैं तो वो आपस में क्या बन जाते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज बन जाते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ इज द डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंज बी अफेक्टेड बाय द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट ऑफ द यंग्स एक्सपेरिमेंट? कैन फ्रिंज डिसअपीयर? कहता है कि दोनों स्लिट्स के दरमियान में डिस्टेंस को चेंज करने से विड्थ ऑफ द फ्रिंज पे क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो पूछता है क्या फ्रिंज डिसअपीयर भी हो सकती हैं। तो आइए हम इसका पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। इसमें कहता है कि एस फ्रिंज विड्थ को डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है विच इज इक्वल टू एल लेमडा डिवाइड बाय डी। ये फ्रिंज विड्थ का रिलेशन आ गया। अब इसमें हम देख सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ डेल्टा वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। मतलब क्या हो गया कि अगर हम डी की वैल्यू बढ़ाएंगे डेल्टा वाई कम होना शुरू हो जाएगा और डी को कम करेंगे तो डेल्टा वाई की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो यहां पे लिख देते हैं सिंस फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली proportional to slit separation, so by increasing slit separation, fringe width decreases and vice versa। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं इस सेकंड पोर्शन की तरफ जिसमें वो कहता है कैन फ्रिंज डिसअपीयर। तो उसके लिए देखिए, कैन फ्रिंज डिसअपीयर। तो इसमें वंस अगेन हम रिलेशन बताएंगे इसका डेल्टा वाई विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। अब स्टूडेंट्स इस रिलेशन से हमें यह बात पता है कि अगर आप फ्रिंज को डिसअपीयर करना चाहते हैं तो डेल्टा वाई की वैल्यू कम होनी चाहिए, और डेल्टा वाई की वैल्यू को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी की वैल्यू को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आंसर बनेगा, कहता है कि इफ सेपरेशन बिटवीन slits is
large enough then width of fringe becomes very small. So fringe can disappear. ठीक है, हम डी की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे जिसकी वजह से पैटर्न जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. अब आए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज एक्सप्लेन. विजिबल लाइट से इंटरफेरेंस पैटर्न हासिल किया जा सकता है, इंटरफेरेंस फ्रिंज बनाई जा सकती हैं. आपने इस बात को एक्सप्लेन करना है. तो इसका आंसर बनेगा यस, इंटरफेरेंस फ्रिंज can be produced with white light. और इसकी एग्जाम्पल है colors produced in thin film of soap कह लें या ऑयल ऑन द वेट फुटपाथ, उसको आप कह लें. ठीक है, सिंस white light consists of 7 colors, each color produces its own interference, hence a diffused pattern is observed. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें एक डिफ्यूज पैटर्न नजर आता है जिसमें आपको 7 कलर्स भी नजर आ सकते हैं, 6 भी नजर आ सकते हैं, 5 भी नजर आ सकते हैं, डिपेंड अपॉन के कौन से कलर के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. हर वो कलर एब्सेंट हो जाएगा जिसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो व्हाइट लाइट से हम इंटरफेरेंस फ्रिंज हासिल कर सकते हैं. आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इन यंग्स एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड विद द ब्लू फिल्टर एंड द अदर विद द रेड फिल्टर. व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ द लाइट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन. यंग्स एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिट्स में से एक को रेड से कवर कर दें, दूसरे को ब्लू फिल्टर से कवर कर दें, तो इंटरफेरेंस का पैटर्न हमें किस तरीके से नजर आएगा. तो स्टूडेंट यहां पे इंटरफेरेंस के प्रोडक्शन की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती, जिसमें हमने ये कहा था कि लाइट सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, और कोहेरेंट के लिए कंडीशन थी कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए. जब आप एक स्लिट को ब्लू फिल्टर और दूसरे को रेड फिल्टर से कवर कर देंगे तो इस सिचुएशन में इसकी ब्लू की फ्रीक्वेंसी रेड की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती, तो ये कोहेरेंट सोर्सेज नहीं बनते, जिसकी वजह से हमें किसी किस्म का इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई नहीं देगा. तो इसमें हम लिखते हैं नो इंटरफेरेंस pattern will be observed because two sources are now behaving like non-coherent sources. Hence,
condition for interference does not satisfy, which means that no interference pattern will be observed. अब स्टूडेंट्स आए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक्सप्लेन वेदर यंग्स एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर स्टडिंग इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स ऑफ द लाइट। आपने ये बताना है कि यंग्स एक्सपेरिमेंट में हम इंटरफेरेंस को स्टडी करते हैं या फिर डिफ्रैक्शन के केस को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें यह बात पता है कि यंग्स एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस होता है ऑन द स्क्रीन, जबकि डिफ्रैक्शन होता है ऑन द स्लिट। दोनों ही फिनोमिनन अकर हो रहे होते हैं, लेकिन YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिकली स्क्रीन के ऊपर बनने वाले पैटर्न की स्टडी होता है, विच इज द इंटरफेरेंस। तो इसका आंसर इस तरह से बन जाएगा, बोथ phenomenon occur in YDSC Young's double slit experiment, but this experiment is the study of interference of light. Diffraction occurs on the slits while interference occurs on the screen। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एन ऑयल फिल्म स्प्रेडिंग ओवर द वेट फुटपाथ शोज कलर, एक्सप्लेन हाउ डज इट हैपन। ऑयल की एक थिन फिल्म वेट फुटपाथ के ऊपर स्प्रेड हुई है, आपने ये बताना है कि उसमें जो कलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो हमें यह बात पता है कि कलर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब ये हैपन किस तरह से होता है, तो उसके लिए देखिए, कहता है कि ऑयल लेयर ऑन वाटर बिहेव एज थिन फिल्म, light is on thin film and is reflected from upper and lower layer of oil thin film। The superposition of reflected rays of light produces interference which shows multicolors।
ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कुड यू ऑब्टेन द न्यूटन्स रिंग्स फ्रॉम द ट्रांसमिटेड लाइट। आप ट्रांसमिटेड लाइट से न्यूटन रिंग हासिल कर सकते हैं या नहीं। इफ यस, अगर कर सकते हैं, वुड द पैटर्न बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑब्टेन्ड विद द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ट्रांसमिटेड लाइट से हासिल होने वाला पैटर्न रिफ्लेक्टेड लाइट से हासिल होने वाले पैटर्न से डिफरेंट होगा या नहीं, ये भी आपने एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स इसमें लिखिए, कहता है कि यस the Newton's rings can be obtained from transmitted light। पैटर्न किस तरह से चेंज होगा। कहता है कि पैटर्न will be exactly opposite to that which is obtained from reflected light। अब पैटर्न एग्जैक्टली ऑपोजिट होने का क्या मतलब है। एग्जैक्टली ऑपोजिट होने का मतलब है जहां पे ब्राइट स्पॉट बन रहा था वहां डार्क बन जाएगा और जहां डार्क बन रहा था वहां पे ब्राइट बन जाएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉर ट्रांसमिटेड लाइट सेंट्रल स्पॉट इज bright because there is no reflection, so no phase shift of 180 डिग्री। कॉरेस्पॉन्ड टू पाथ डिफरेंस कितना बनता है इसका, λ/2। यानी कि वो एडिशनल पाथ डिफरेंस λ/2 का जो कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज में जनरेट होता था वो ट्रांसमिशन के केस में जनरेट नहीं होता, इस वजह से इसका सेंट्रल स्पॉट ब्राइट रहता है। आइए स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है इन व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड विद द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम हासिल करते हैं। थर्ड ऑर्डर इमेज ऑफ द वेवलेंथ कोइंसाइड विद द फोर्थ ऑर्डर इमेज ऑफ द सेकंड वेवलेंथ। एक वेवलेंथ का थर्ड ऑर्डर इमेज दूसरी वेवलेंथ के फोर्थ ऑर्डर इमेज के साथ कंसाइड करता है। कहता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द टू वेवलेंथ्स। आपने दोनों वेवलेंथ्स की रेशियो कैलकुलेट करनी है। अब हमें पता है कि फॉर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या वैल्यू होती है जी इसकी इक्वेशन की, डी साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू एम लैम्डा। अब इस इक्वेशन को हम दोनों वेवलेंथ्स के लिए लिखेंगे। तो उसके लिए फॉर फर्स्ट वेवलेंथ इक्वेशन बन जाएगी डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा 1। अब इसमें m की वैल्यू कितनी आएगी, उसने कहा जी थर्ड ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट वेवलेंथ। तो m की वैल्यू इसमें 3 पुट करेंगे, ये बन जाएगी d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब पहले वाली इक्वेशन को हमने सेकंड वेवलेंथ के लिए लिखना है। तो ये बन जाएगी इक्वेशन d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा 2। और इस केस में उसने कहा जी फोर्थ ऑर्डर ऑफ सेकंड वेवलेंथ। तो m की वैल्यू 4 इसमें प्लेस करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा d साइन थीटा इज इक्वल टू 4 लैम्डा 2, इक्वेशन नंबर 2।
अब स्टूडेंट्स उसने क्वेश्चन में हमें यह बात बताई है कि दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करती हैं। कोइंसाइड करने का मतलब यह है कि पाथ डिफरेंस की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी, इस वजह से हमने यहां पे 1 और 2 नहीं लिखा। अब हम चलते हैं इन दोनों इक्वेशंस के कंपैरिजन की तरफ, क्योंकि अगर इसकी एक साइड इक्वल है तो डेफिनेटली दूसरी साइड्स भी आपस में इक्वल होगी। तो यहां लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2 we have 3 lambda 1 is equal to 4 lambda 2, और हमने वेवलेंथ्स की रेशो निकालनी है, lambda 1 डिवाइड बाय lambda 2 दैट इज इक्वल टू 4/3। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं lambda 1 रेशो lambda 2 दैट इज इक्वल टू 4/3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग अ ग्रेटिंग। ग्रेटिंग को यूज करते हुए आप हायर ऑर्डर किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, एज ग्रेटिंग के लिए फॉर्मूला होता है डी साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू एम लैम्डा, जिसमें हमने चूंकि ऑर्डर की बात करनी है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, तो एम की वैल्यू इस इक्वेशन में से निकाल लें विच इज एम इज इक्वल टू डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा। यानी कि m की वैल्यू को अगर आपने इंक्रीज करना है तो इस पैरामीटर का आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम कहते हैं कि थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, जिसका मतलब ये हो गया कि साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी 1 विच इज मैक्सिमम। ठीक है, हम 90 के एंगल के ऊपर इसको स्टडी करेंगे एंड आफ्टर दैट d की वैल्यू सेम ग्रेटिंग के लिए कांस्टेंट रहेगी, इस वजह से d कांस्टेंट हो जाएगा। तो रिलेशन बनता है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर लैम्डा बिकॉज d इज केप्ट कांस्टेंट। d तब तक चेंज नहीं होता जब तक आप ग्रेटिंग को चेंज नहीं करते। यहां पे हमने ग्रेटिंग को सेम रखना है, इस वजह से d की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। यहां से हमें यह पता चला कि अगर आप गिवन कंडीशन में स्मॉलर वेवलेंथ यूज करेंगे तो आप हायर ऑर्डर्स हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं हेंस यूजिंग स्मॉलर वेवलेंथ मोर ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा कैन बी obtained। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है व्हाई पोलराइड सन ग्लासेस आर बेटर देन ऑर्डिनरी सन ग्लासेस। पोलराइड सन ग्लासेस ऑर्डिनरी सन ग्लासेस से बेटर किस तरह से होते हैं। आर्टिकल में आप लोगों ने यह बात पढ़ी हुई है कि पोलराइड एक प्लेन की लाइट को अपने अंदर से पास करने देता है, और हर वो लाइट जो कि डिफरेंट एंगल से आंख में एंटर होने की कोशिश करती है, ये पोलराइड सन ग्लासेस उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। इस वजह से पोलराइड सन ग्लासेस ऑर्डिनरी सन ग्लासेस से बेटर होते हैं। तो इसके लिए आंसर हम लिखेंगे पोलराइड sunglasses are better than ordinary sunglasses because they reduces glare। They protect eyes from harmful glares they reduces the intensity of लाइट। आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट में आप फर्क किस तरीके से कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स आर्टिकल में आपने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर आप लाइट को एक पोलराइड पे इंसिडेंट करवाते हैं और पोलराइड को उसके एक्सिस पे रोटेट करवाना शुरू कर दें, तो इसकी वजह से अगर किसी ओरिएंटेशन पे आउटपुट इंटेंसिटी जीरो हो जाती है, इसका मतलब है इंसिडेंट लाइट जो कि आप पोलराइड पे फॉल करवा रहे थे वो पोलराइज थी। और अगर आउटपुट की इंटेंसिटी किसी भी ओरिएंटेशन पे जीरो नहीं होती, तो इसका मतलब है कि वो लाइट जो कि पोलराइड पे इंसिडेंट की गई है वो अनपोलराइज्ड लाइट है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, लाइट इज allowed to fall on polaroid and rotate polaroid about its own axis if incident light is polarized, then certain orientation output intensity will be जीरो, यानी आउटपुट पे आपको जीरो लाइट इंटेंसिटी मिलेगी। और उसके बाद कहता है इफ इंसिडेंट लाइट इज अनपोलराइज्ड देन आउटपुट इंटेंसिटी will never be zero at any orientation। तो अगर तो इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज्ड है तो वो कहता है कि आउटपुट की इंटेंसिटी किसी भी ओरिएंटेशन पे जीरो नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।